दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। शाम का वक्त, अर्पिता चेयर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी आंख से आंसू बहकर सूख चुके थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी नींद खुली तो देखा कोई आदमी अंदर की ओर आ रहा है, और जब उसने उसका चेहरा देखा तो अर्पिता के चेहरे पर एक फीकी हंसी आ गई, मानो उसे चिढ़ा रही हो। सामने कोई और नहीं, रमन था। अर्पिता, तुम्हारी नीयत सही नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इतनी घटिया हरकत करोगे लगा नहीं था। रमन गुस्से से, अभी मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है तुमने, और अब कह ही दिया है, दिखाना तो बनता है ना मेरी जान। अर्पिता, 7 महीने दूर रखा है तुमने मुझे मेरे घर वालों से, वो भी ऐसी जगह जहाँ कुछ का पता नहीं, और कहते हो अभी देखा कहाँ है। इससे भी नीचे गिर सकते हो, पता नहीं था। रमन उसके बाल पकड़कर, 7 महीने की बात कर रही हो? 7 जन्म तुम मेरी ही रहोगी। एक बार जो मेरे दिल को भा गया उसे मैं किसी भी कीमत पर ले लेता हूँ। अर्पिता, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम किसी भी कीमत पर पालोगे। वेद को अगर पता चला ना तो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम्हें पछतावा होने लगेगा। रमन सूर्या ने आज तक किसी भी बात पर पछतावा नहीं किया है, और ना ही कभी करेगा। अर्पिता, तुम सच में बड़ी गलतफहमी में हो रमन। सूर्या, और ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी तुम्हारी। रमन शैतानी हंसी हंसते हुए, वो तो वक्त बताएगा, और वो वक्त कभी नहीं आएगा। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊँगा और एक नई शुरुआत करूँगा। हाँ, बस तुम्हारी बच्ची नहीं रहेगी साथ में। अर्पिता, तुम कायर हो। चोरी छिपे काम करते हो, हिम्मत है तो सामने से करो। याद रखना, अगर मेरी बच्ची को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, खुद अपने हाथों से। रमन उसके करीब जाकर उसके बालों को अपने हाथों से पकड़कर, तुमने अभी मुझे जाना ही कितना है, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। और हाँ, अगर अपनी बच्ची और परिवार वालों की सलामती चाहते हो तो जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, वरना उसकी सज़ा तुम्हें नहीं उन्हें मिलेगी, और मैं अपनी बात से नहीं पलटता। याद रखना, मिलते हैं बाद में, तब तक तुम याद करो, लेकिन अगर कुछ चालाकी की तो शायद तुम अपनी बच्ची को खो दोगी। वह जाने लगा और अर्पिता उसे जाते हुए देखते रही। उसके सब्र का बांध टूट पड़ा था। आज वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, खुद को मारने लगी थी, कोस रही थी, अपने को ही दोष दे रही थी। वो भले ही अब तक हिम्मत और समझदारी से काम लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो किस तकलीफ़ किस दर्द में थी वही जानती थी। कहीं उसकी कमजोरी का फ़ायदा ना उठा ले कहकर वह सामने कुछ ऐसी हरकत नहीं करती थी जिससे सामने वाले को लगे कि वह उससे डर गई है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा थे ये वही जानती थी। अब तो मुसीबत उसके साथ साथ उसके अपनों पर भी भारी पड़ी थी। ऊपर से वो नन्ही सी जान पता नहीं कहाँ रखा होगा उस रमन ने। कैसे पता करें, कैसे बताएं वेद को, क्या करें, कैसे बाहर जाए यहाँ से, कैसे बचाएं? तरह तरह के सवाल उसके मन में आ रहे थे, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिल रहा था। उसी रात का समय, वेद का घर, सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन पहले से चुहलबाजी नहीं थी। सब शांति से अपना अपना खाना खा रहे थे। वेद ने अपना खाना ख़त्म किया और सरदर्द का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया। कंगना भी अपना सामान पैक करने का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। अब हॉल में 4 लोग बस बचे थे। निकिता, माँ, क्या सब मुझसे नाराज़ हैं? नमन तो यहाँ के बारे में कुछ और बताता था और हो कुछ और रहा है। नमन ने उसे आंखों ही आंखों में मना किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सविता, नहीं तो ऐसा नहीं है, वेद तो 7 महीने से शांत है और कंगना भी थोड़े गुस्से में है, जल्दी मान जाएगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। निकिता, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब अब तक अर्पिता भाभी का कुछ पता नहीं चला तो आप वेद भैया के लिए कोई दूसरी लड़की क्यों नहीं देख लेते? क्या पूरी ज़िंदगी वो अर्पिता भाभी का इंतज़ार करेंगे? उसकी बात सुनकर अभी किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि निकिता अभी नहीं थी। इस वजह से किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी बातें भी सही थी, लेकिन उन्हें बुरा जरूर लगा था निकिता के इस तरीके से बात करने से। और निकिता तो खुश थी कि तीर निशाने में लगा। नमन उसे अपने साथ लेकर रूम में आ गया। बचे राम जी और सविता जी दोनों आपस में वेद के बारे में बात करने लगी। कहीं ना कहीं उन लोगों को निकिता की बात
वेद के लिए सही लगी। वेद के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। वहीं वेद अपने कमरे में फ़ोन लिए बैठा था। उसके फ़ोन में किसी का कॉल आया और उसने कुछ देर बाद फ़ोन काट दिया। वेद ने अमर के पास फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद अमर ने फ़ोन उठाया। अमर, हाँ बोल भाई, क्या बात है? वेद, मैंने एक एड्रेस भेजा, किसी को भेजकर वहाँ के बारे में डिटेल पता कर। जितनी भोली ये लग रही है उतनी है नहीं। अमर, उसने जो एड्रेस बताया था उसका क्या हुआ? वेद, वो लोग तो 4 साल पहले से यहाँ से खाली कर दिए हैं और जिसका नाम इसने बताया वो अभी 1 हफ्ते पहले कहीं और शिफ्ट हुए हैं, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं जानता। अमर, लगता है उनको पहले से अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एक बात बता, हम सही तो कर रहे हैं ना? कहीं पापा और माँ गुस्सा ना हो जाएं। आई नमन भी। वेद, उसके लिए तो कर रहा हूँ। एक बार तसल्ली हो जाए कि निकिता नमन के लिए सही लड़की है, फिर मैं खुशी खुशी उसे नमन के लिए अपना लूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को तकलीफ़ हो। अमर, ठीक है, चल आराम कर। अब और हो सके तो एक नज़र खुद पर भी देख लेना। वेद ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। वह अमर की बात अच्छे से समझ रहा था, लेकिन दिल था कि मानता ही नहीं था। साथ में तो वह सबसे हल्का फुल्का बात कर लेता था, लेकिन अकेले में शांत रहता था। अर्पिता को याद करके कभी रो पड़ता तो कभी खुद ही उससे क्या क्या बात करने लगता था। अब तक उसकी खोज जारी थी, हालांकि उसने सबसे ये बात छुपाया था। वह अपने आप को पूरी तरीके से काम में लगा दिया था। उसने एक न्यू कंपनी जो वह अमर के लिए तैयार कर रहा था, वह लगभग पूरा होने वाला था। 4 मंजिल के उस बिल्डिंग में वह अमर के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। ये बात उसने किसी से नहीं कही थी और एक साथ अर्पिता और अमर के साथ साथ बाकी को भी सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन अर्पिता के गुम हो जाने के से काम रुक गया था। कुछ महीने पहले ही उसने दोबारा शुरू किया, जो लगभग 2 हफ्ते में रेडी होने वाला था। 2 दिन बाद अर्पिता उस कमरे में बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। उसका खाना वहीं रखा पड़ा था। उसने 2 दिन से खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। पहले से कमज़ोर थी और कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अपनी बेटी को देखने के लिए उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। इन 2 दिनों में एक झलक भी उसे देखने को नहीं मिला। वो दर्द से चीख पड़ी थी, लेकिन उस निर्दयी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह खुश हो रहा था उसे तड़पता देखकर। अर्पिता ने थककर खुद को रमन के हवाले करने का फ़ैसला लिया। आखिर यही तो वो चाहता था कि अर्पिता उसकी हो जाए, इसलिए तो वो ये सब कर रहा था। उसने सबसे पहले अर्पिता से तलाक के पेपर पर साइन करवा लिए और उसके बाद उसके बच्चे को उसे दे दिया। उसे पाकर अर्पिता ने उसके पूरे मुंह पर चुम्मे की बरसात कर दी थी। अपनी माँ के प्यार को समझकर वो 7 दिन की बच्ची भी मुस्कुरा पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रमन वहाँ से खुशी खुशी पेपर को हाथ में लेकर वह अपनी गाड़ी को लेकर बाहर निकल गया। उसके जाते उसके पीछे एक और गाड़ी निकल गई। रमन ने अपनी कार को एक कॉफ़ी हाउस के बाहर रोका और आसपास देखकर अंदर की ओर चला गया और वह एक केबिन की ओर बढ़ रहा था, जहाँ पहले से कोई लड़की उसका इंतजार कर रही थी। रमन के पीछे पीछे वो आदमी भी उसके बगल के केबिन में बैठ गया। वहीं नमन वेद का भाई अपने ही कार पर बेहोश था और वो कार एक सुनसान जगह पर पड़ी थी। अगली सुबह वेद का घर नमन और निकिता को छोड़कर बाकी सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। आज कंगना वापस जाने वाली थी और नमन ने अपना ट्रांसफ़र यहीं करवा लिया था। साथ में निकिता ने भी अपने ऑफिस से यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया था। सबको पता था कि निकिता नमन से 2-3 साल बड़ी है और किसी ने कभी इसके लिए कुछ नहीं कहा था। राम जी, आज निकिता और नमन नहीं उठे क्या? सविता जी, अरे रात को निकिता का फ़ोन आया था कि कल उनके यहाँ के दोस्तों को शादी की पार्टी चाहिए, तो सब वहीं होटल में रुकेंगे। कंगना, हाँ वो तो करेंगे ही, इतने पैसे वालों घर में सो जो आई है, कभी देखा नहीं होगा ना इतना। राम जी, कंगना ये क्या तरीका हुआ बात कहने का? क्या यही सब सिखाया हम लोगों ने तुम्हें? कंगना, सॉरी पापा, पर आप लोग ना उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छी समझ रहे हैं। जैसे वो दिखती वैसी है नहीं। वेद, कंगना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़कर उसके लिए मैं हूँ, तुम बस आराम से पढ़ो। सविता जी, बेट ठीक कह रहा है। कंगना और नमन के सामने अब मत कहना, वरना उसको बुरा लग जाएगा। नमन बाहर से अंदर आते हुए, किस बात के लिए बुरा लगेगा मुझे माँ? उसके इस तरह आ जाने से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तो वेद ने कहा कि कंगना वहाँ अकेले हो जाएगी और
नमन का मज़ा ही मज़ा है। नमन, ओह ये बात है, ये छिपकली तो सच में अकेली हो जाएगी। कोई नहीं, 6 महीने की बात है। कंगना, मेरा हो गया, मैं सामान लेकर आती हूँ। भाई आप चल रहे हो ना मुझे छोड़ने? जाते वक्त कंगना सबसे गली मिली और नमन की खातिर निकिता से भी नमन ने उसके बाल खींचे तो बदले में भी उसने उसके बाल पकड़ लिए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नमन भी साथ चला गया था। वेद को ऑफिस छोड़कर वह दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। नमन कंगना से बात करना चाहता था। वह जानता था कि कंगना उससे नाराज़ है। वहीं यार रमन सूर्या बहुत खुश था क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी। लेकिन उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था। उसने सोच लिया था कि सबसे पहले वह अपनी कंपनी का एक नया ब्रांच खोलेगा और फिर वहाँ अर्पिता के साथ शिफ्ट हो जाएगा और उसकी बच्ची को वह अपने पास ही रखेगा ताकि उसके ज़रिए वह अर्पिता को अपने पास रख सके। इतना तो जान गया था कि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वह उसके लिए ही हानिकारक होगा। वह अर्पिता को बेटी और उसके पिता को चाबी के जैसे यूज करना चाहता था जिससे वह अर्पिता पर कंट्रोल कर सके। अर्पिता हालात की मारी अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके हाथ में कुछ नहीं था, बस एक उम्मीद की काश कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए। इस ताक में थी कि कब उसे मौका मिले और अब वो औरत भी आना शुरू कर दी थी लेकिन उसे उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं रमन सूर्या सोच रहा था कि कुछ महीने बस और अर्पिता से शादी करके उसके साथ रहना है। निकिता मौका देखकर अपने कमरे में चली गई और एक नंबर पर कॉल करने लगी। सामने वाले के फ़ोन न उठाने से वह झुंझला उठी थी। तीसरी बार में उसने कॉल उठाया। आवाज़ शेवा किसी आदमी का लग रहा था। निकिता, देखो मैं फंस जाऊंगी, ये काम मेरे से नहीं होगा और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरा सच इन लोगों के सामने आए। बड़ी मुश्किल से नमन को संभाला है। आदमी क्यों दिल लगाने का नाटक करते करते कहीं सच में तो दिल नहीं लग गया तुम्हारा? काम तो तुम ही करोगी चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तुम्हारा वीडियो पूरी दुनिया में देखोगी। निकिता, मैं कोशिश करूँगी लेकिन एक आखिरी बार है, उसके बाद तो मेरा वीडियो डिलीट कर देना। उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है। आदमी हंसते हुए, ठीक है, क्या याद रखेगी तुम भी? ये काम हो जाए फिर बाकी काम तो मैं कर लूँगा, तुम बस अपना मुँह बंद रखना। निकिता, जब तक तुम रखोगे तब तक मेरा भी रहेगा, वरना तुमसे कम तो मैं भी नहीं हूँ, याद रखना। आदमी ये मेरे से चालाकी नहीं समझी, अच्छे को सबक सिखाया और फिर तुम तो मेरा पहला प्यार थी, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा मैं? इस गलत फहमी में नहीं रहना। निकिता, प्यार इसका मतलब तुम कहाँ से समझोगे? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया था। सामने वाले ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। निकिता ने नंबर डिलीट किया और फिर पीछे मुड़ने वाली थी कि नमन ने ज़ोर से आवाज़ निकाल कर उसे डरा दिया। निकिता ने डर से अपनी आंखें बंद रखी थी। नमन ये देखकर हंसने लगा तो निकिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर अपना काम करने लगी। नमन को लगा शायद निकिता गुस्सा हो गई है तो वह उसको सॉरी बोलने के लिए उसके पीछे जा रहा था, पर सविता जी ने उसे बुला लिया और वह उसके पास चला गया। नमन की पढ़ाई लगभग हो चुकी थी। अभी वह सीनियर डॉक्टर के अंडर काम करने वाला था जो कि 1 हफ्ते बाद शुरू होने वाला था और 1 हफ्ते बाद निकिता भी अपनी ऑफिस शुरू करने वाली थी। 2 दिन बाद अमर ने बताया कि निकिता अपनी फैमिली वालों के साथ वहाँ पहले रहती थी। 2 साल पहले उन्होंने इसे बेचकर कहीं और घर खरीद लिया है, लेकिन अब उसके फैमिली वाले कहाँ हैं ये नहीं पता है। वेद ने अमर से कुछ नहीं कहा लेकिन ना जाने क्यों उसका मन नहीं मान रहा था। लेकिन कुछ बात ना होने की वजह से और निकिता के पास्ट को लेकर वह कोई भी बेवजह झगड़े नहीं करना चाहता था। उसने इस बात को छोड़कर अपना ध्यान काम पर लगाने का सोचा और अमर से कहकर एक आदमी उसके पीछे लगाने को कहा। वहीं अर्पिता अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए, वह अपने परिवार वालों से मिल जाए, फिर इस रमन को ऐसा सबक सिखाएगी ना कि ये भी अच्छे से याद रखेगा। रमन की बात याद आती वह गुस्से से भर उठी। मन ही मन उसको गालियाँ दे रही थी और शायद भगवान ने उसकी सुन ली थी क्योंकि कुछ अंदाज़ा तो युवराज को ही हो गया था। इसलिए वह पहले से प्लान बनाकर काम करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर ज़रा सा भी भनक उसके भाई को लगी तो वह क्या क्या कर देगा, फिर किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से वह अपने काम को बड़ी सावधानी से कर रहा था और रमन वो तो अपने ख्यालों में ही खुश था।
शाम को वेद ने अपनी गाड़ी झील की तरफ मोड़ दी थी जहाँ वह अक्सर जाता था। वहाँ जाकर वह अपने फ़ोन से अर्पिता और अपनी फ़ोटो देखने लगा था। उसके साथ बिताया गया हर पल उसकी आंखों के सामने आने लगा। 2 महीने बाद रमन सूर्या का सीक्रेट रूम। सुबह का समय अर्पिता वेदी को झूला झुला रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और वहाँ से वेद अंदर आया। वेद को देखकर वह अपनी जगह पर जम गई थी। कुछ ऐसा ही हाल वेद का भी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी रुलाई तो पहले ही फूट पड़ी। वेद दौड़कर आया और उसे अपने बाहों में भर लिया। अर्पिता ने भी कसकर वेद को पकड़ लिया। दोनों के पास कितने सारे सवाल थे, लेकिन वो थे कि जुबां पर आ ही नहीं रहे थे। वेद की नज़र जब बिस्तर पर सोते हुए वेदी पर पड़ी तो उसने अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता, हमारी बच्ची वेदी। वेद ने कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और उसे किस करने लगा। उसके पूरे चेहरे, छोटे हाथ पैर, सबको उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर मुस्कान भी सजी हुई थी। अर्पिता का भी कुछ यही हाल था। तभी युवराज वहाँ आए और सबको बाहर जाने के लिए कहा। वो लोग रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ गए थे, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। हॉल के सोफे पर रमन बैठा हुआ था और वो मुस्कुराकर उन्हें ही देख रहा था। रमन, तो तुम आ ही गए। वैसे भी अपने एक तरफ के खेल से मैं बोर हो गया था। युवराज, देखिए भाई आप। रमन, तू तो चुप ही रहे। 1000 दफ़ा समझाए कि हमारे बीच मत आया करो, लेकिन तुम्हें तो शौक लगा रहता है। तुम्हारा हिसाब तो हम बाद में करेंगे। वेद, देखो रमन, तुमने जो किया बहुत गलत किया। हमने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बकवास से हरकत करोगे, लेकिन तुम तो बहुत गिरे हुए निकले। रमन, तारीफ़ के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ से आने से पहले अपने घर वालों के बारे में तो सोच लेते। क्या पता कुछ बुरा हो गया हो तो। वेद गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता और उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन रमन उसका हाथ बीच में ही रोक देता है। रमन, ना, ये गलती मत करना, नहीं तो कोई चिंता नहीं बचेगा तुम्हारे ख़ानदान में। वेद, आखिर तुम क्या चाहते हो? अर्पिता, वेद, तुम इससे बहस मत करो, चलो यहाँ से। रमन, इतनी जल्दी भी क्या है? उसे उसके सवालों के जवाब तो ले लेने दो। वैसे भी तुम पूरा लुट चुके हो। वेद, युवराज भाई, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, जाने दीजिए इन्हें तो। वैसे भी इतने दिन तो आपने बहुत बुरा किया है। रमन, अपनी राय अपने पास रखो। युवी, तुम मेरे भाई होकर हमारे दुश्मनों के साथ दे रहे हो। युवराज, मैं सच का साथ दे रहा हूँ और वेद भाई कोई दुश्मन नहीं, आप खुद ही समझ बैठे हैं। कुछ साल पहले माँ के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था जो किसी की वजह से हुआ था। रमन, तो ये सब ठीक हो गए एकदम सही सलामत? फिर हमारी माँ के साथ ही वो क्यों हुआ जानते हो? इनकी लापरवाही की वजह से। वेद, ऐसा कुछ नहीं है रमन, पापा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब अनजाने में हुआ था। अर्पिता, वेद, मैं कह रही हूँ ना, चलो तुम यहाँ से। इसके मुंह लगना बेकार है। ये किसी की बातों को, फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। वेद, अर्पिता और युवराज आगे बढ़ते हैं। रमन उन्हें नहीं रोकता और उनके बाहर जाते ही वह अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाकर कुछ कहता, फिर हंसते हुए बाहर निकल जाता। इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। वह जल्दी से अर्पिता और वेद के तलाक के पेपर देखने लगता है, पर वह उसे नज़र नहीं आता तो वह गुस्से में अपनी गाड़ी वेद की घर की तरफ मोड़ देता। आधे घंटे में ही वह उसके घर के गेट के पास होता है, जहाँ पहले से काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उसे देखकर रमन मुस्कुराने लगता है। वह मीडिया वाले भी आए हुए थे। वेद ने अर्पिता और वेदी को युवराज और अमर के साथ ही कहीं और छोड़ दिया था। हालत उसे कुछ सही नहीं लग रहे थे। वो जब घर गया तब उसके मम्मी पापा, उसके भाई नमन, निकिता सब घर के बाहर थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वह अंदर जा रहा था कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने उन्हें बाहर ही रहने के लिए कहा। उसने अपने पापा की तरफ देखा तो कहा कि घर पर रेड पड़ी है। किसी ने शिकायत की है कि हम नकली सोना चांदी हीरे का उपयोग करते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं। साथ ही तुम्हारी नाना की कंपनी में भी तुम लोग शराब मटेरियल यूज करते हो, उसी के चेकिंग के लिए ये लोग आए हैं। वेद कहता है, लेकिन ये तो गलत है, हम ऐसा करते ही नहीं हैं। देखना, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सविता जी कहती हैं, पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है। मेरे परिवार को एक के बाद एक मुसीबत सामने आ रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ को सीज कर दिया जाता है और सीबीआई ऑफिसर उन लोगों को अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको बड़ी मात्रा में उनके खिलाफ सबूत मिला है।
वो लोग मना करते रहते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। निकिता और सबिता नमन उनके पीछे पीछे जाने लगते। सारी मीडिया वाले इस बात को तुरंत लीक कर देते हैं। वहीं जब उनको ले जाया जा रहा था तो वेद की नज़र रमन सूर्या पर पड़ी, जो उसी की तरफ देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में वेद को कुछ इशारा किया और फिर चश्मा लगाकर वहाँ से निकल गया। वेद और राम जी के जाने के बाद सविता और निकिता नमन तीनों भी ऑटो लेकर निकल जाते हैं। खबर फैलते ही काशीराम जी सबके साथ निकल जाते हैं। अर्पिता तक भी ये न्यूज़ आ गई थी। उसने अमर को वेद की मदद के लिए भेजा। इस वक्त वो अमर के घर पर ही थी और युवराज को भी भेज दिया उसके घर। अचानक से ये सब होना अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था। उसे या रमन की ही चाल लगी थी, क्योंकि अब तक उसने जो भी किया था वो अर्पिता से छुपा नहीं था। युवराज को भी यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें भाई का ही हाथ है। वहीं वेद और राम जी के ऊपर सवालों की झड़ी लगी हुई थी। दोपहर तक उनके घर लॉकर, अकाउंट दोनों कंपनी सबको सीज कर दिया गया था। अमर ने निकिता और सबिता जी को अपने घर छोड़ दिया था समझाकर, और साथ ही अर्पिता उसके बच्चे के बारे में बता दिया था। सबिता जी को समझ नहीं आ रहा था कि सुख मनाए या दुख। वो वहाँ जाकर अर्पिता और उसके बच्ची को खूब प्यार किया और गले लगाकर सिसक पड़ी। निकिता एक तरफ खड़ी होकर सब देख रही थी। उसे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उसने थोड़ी हिम्मत की होती तो आज इतने अच्छे परिवार पर बेवजह इतना बुरा इल्ज़ाम न लगता। एक झटके में उनकी बरसों की कमाई, इज्जत, रुपया और रुतबा सब मिट्टी में मिल गया था। काशीराम जी भी 2 घंटे में वहां आ गए थे, पर घर के बाहर सील देखकर उन्होंने वेद को कॉल किया, पर उसका फ़ोन बंद था। राम जी के फ़ोन का भी यही हाल था। उन्होंने अमर के पास फ़ोन किया तो पता चला कि वो लोग पुलिस स्टेशन में, घर के बाकी लोग अमर के घर पर हैं और सबके साथ वहाँ जाने को कहा, वहीं आना चाहते थे, पर अमर ने ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ वैसे भी ज़्यादा लोगों को आना मना है। आप वहीं जाओ, कुछ पता चलेगा तो फ़ोन पर बता देंगे। वहीं तीनों भी अमर के घर चले गए, पर वहाँ अर्पिता को देखकर जैसे तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। अर्पिता भी उनको देखकर दौड़कर उनके गले लग गई। सबकी आंखें बरस पड़ी थी। अर्पिता ने वेदी को लेकर उनके गोद में दिया तो अर्पिता ने आंखों से बताया कि वो उसकी बच्ची है। इस तरफ इतनी बड़ी खुशी की बात थी तो एक तरफ इतना बड़ा दुख, दोनों एक साथ ही आए थे। वेदी अचानक से इतने लोगों को देखकर रोने लगी थी। अर्पिता ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया। हजारों प्रश्न थे, लेकिन ये उसका सही समय नहीं था। हर कोई परेशान सा यहाँ वहाँ का चक्कर लगा रहा था और अमर से फ़ोन करके कुछ जानकारी हासिल कर रहे थे। वो अभी भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। वहीं रमन अपने ऑफिस में बैठा अपने दिमाग की दाद दे रहा था और उसके पापा खुशी से उसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। शाम तक जमानत कराकर अमर उन दोनों को अपने घर ले आया था। उनको देखकर सबको थोड़ा चैन मिला। निकिता उनके लिए पानी ले आई थी और रानू के साथ मिलकर चाय और हल्का नाश्ता बनाने चली गई। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। अर्पिता कमरे में थी। उनके आने की आवाज़ से वह भी बाहर आई। वेदी सो रही थी तो उसे गोद में उठा लिया। बाहर राम जी और नमन ने देखा तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई और वेदी को देखकर तो और भी ज़्यादा। राम जी के पास तो कुछ नहीं था तो उन्होंने उसे अपने गले का एक चैन दिया और उसे गोद में उठा लिया। अर्पिता के मना करने के बाद भी कंगना कल सुबह तक आने वाली थी, उसे भी पता चल गया था और वह भी काफ़ी परेशान थी। अमर ने अपने वकील से बात करके इनकी जमानत कराई और लेकर आए। जब तक सच सामने नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबको हल्का नाश्ता करवा कर सब वहीं बैठ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। अमर को सबको बताया कि किसी ने जानबूझकर हम लोगों को फंसाया और घर और कंपनी दोनों को सीज कर दिया। साथ ही अकाउंट और लॉकर को भी। उनका कहना है कि हम गैर कानूनी काम करते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ उनको कुछ कंपनी और घर से वो सामान मिले जिसकी वजह से उनको टिप मिली थी। काशीराम जी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर कुछ और बात है। राम जी, वही तो समझ नहीं आ रहा। बरसों की बनाई इज्जत एक पल ढह गई। समझ नहीं आ रहा है किसकी गलती है। वेद पापा, गलती नहीं, किसी ने जानकर हमें फंसाने की कोशिश की है। शायद वो लोग हैं, ये भी जानता हूँ। नमन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना इतने सालों से तो कुछ ना हुआ होता।
अमर, तुम कहीं रमन सूर्या की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हो ना? एक वो ही ऐसा काम कर सकता है। राम जी, लेकिन अभी तो उससे रिश्ता काफ़ी अच्छा था, इतने टाइम से साथ काम कर रहे हैं। इस बीच वो भूल ही गए कि अर्पिता से भी पूछना है वो कहाँ थी, कैसे थी, किस हाल में थी। ऐसा नहीं था कोई पूछना नहीं चाहता था, पर सवाल भी समय देखकर करना चाहते थे। और अब बात आने पर वेद ने सबको अर्पिता के साथ जो हुआ वो बताया। कैसे रमन ने उस होली वाले दिन किडनैप कर लिया और जो घर बनवाया था उस पर सीक्रेट रूम बनाकर कैद किया और सामने नाटक किया अनजान बनने का। कैसे युवराज ने उसे पता चला और अर्पिता को छुड़ा कर लाया। उसे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि अगर रमन ने उन्हें शांति से जाना दिया तो उसकी कोई ज़रूर बड़ी वजह रही होगी। काशीराम जी, लेकिन उसने आखिर ऐसा किया क्यों, किस वजह से किया? इतने देर से अर्पिता शांत थी। वेद ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया, सबको बताने का इशारा किया, क्योंकि वजह तो वो भी नहीं जानता था, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो उसे भी हो ही गया था। अगली सुबह 8 बजे अर्पिता वेद की बाहों में सोई हुई थी। इतने महीनों बाद आज दोनों को सुकून की नींद आई थी। वेदी भी उसके बगल में सोई हुई थी और अर्पिता की आंचल को अपने हाथों में जकड़ी हुई थी। दरवाज़ा खटखटाने पर दोनों की नींद खुली। अर्पिता ने वेदी के हाथ से अपना आंचल छुड़ाया, दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने रानू थी। रानू, दीदी, राम अंकल, कुछ ज़रूरी बात करनी है तो जीजू को नीचे बुलाया है। अर्पिता, ठीक है, तू चल, हम आ रहे हैं। अर्पिता अंदर आई, तब तक वेद ने वेदी को उठाकर गोद में ले लिया था। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे चले आए। सब नीचे बैठे हुए थे। निकिता सबको चाय दे रही थी। कंगना को लेने अमर और नमन दोनों गए हुए थे। राम, देखो वेद, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लोगों के भी फ़ोन आने लगे पैसे के लिए, और अभी नमन और कंगना की पढ़ाई बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि घर को बेच देते, हमारा काम हो जाएगा। फिर बहू और सबिता गांव चले जाएंगे और हम। सबिता, ये क्या कर रहे हैं आप जब कुछ गलत नहीं किए हैं तो डर के क्यों भागना? राम, हम किसी से डरते नहीं हैं सविता। जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे उसकी सज़ा तो वो ऊपर वाला देगा। मैंने सब तरह से सोच लिया, ये फैसला लिया है। काशीराम जी, आपका कहना भी ठीक है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना वेद, है ना? हम अगर ये साबित कर दें किसी ने हम लोगों को फंसाया है तो सच साबित हो जाएगा, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। राम जी, देखो, जो हुआ वो हो गया। अब मुझे अपने परिवार पर कोई खतरा नहीं चाहिए। हम कुछ और काम कर लेंगे। आज ये सब किया है, पता नहीं कल क्या कर दें। वो तो युवराज अपने भाई और बाप पर नहीं गया, वरना तो हम तो लगभग अर्पिता को ही खो चुके थे। काशीराम जी, सही कहा, उसने एहसान किया है हम पर। उसकी वजह से आज हमारी बेटी और नातिन साथ हैं। मोनू, जीजू अंकल ठीक कह रहे हैं, कहीं खतरा और न बढ़ जाए। ऊपर से उस रमन के खिलाफ सबूत भी तो नहीं है, और वो कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं होगा। काफ़ी चालाक लग रहा है अर्पिता। कोई कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है, और हमें उस गलती का इंतज़ार करना चाहिए। काशीराम जी, आप सब लोग हमारे साथ हमारे घर चलिए, वो भी तो आपका ही घर है। राम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रानू, लेकिन छोड़ो अंकल, जब तक आप लोगों का केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक तो रहने दीजिए। वेद, पापा, आपको जैसा ठीक लगे वो कुछ कीजिए, मैं आपको हर फैसले में आपके साथ हूँ। निकिता, जो खामोशी से सबकी बात सुन रही थी, वह अपने आप पर गुस्सा करने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से उसने जो प्यार सम्मान यहाँ पाया था, उसके बदले में जो किया उसके लिए वो शर्मिंदा थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। अमर लोग भी आ गए थे। कंगना आते ही सबसे गले मिली। निकिता को छोड़कर। ये बात अर्पिता ने नोटिस की, बाकी सबको तो पता था। कंगना ने ऐसा क्यों किया, अर्पिता को देखकर तो वो हैरान ही रह गई। तो अर्पिता ने उसके गालों को छूकर कहा, हम ही हैं, तो कंगना झट से गले लग गई। तब तक नमन ने अपनी गोद में वेदी को ले लिया था। नमन छिपकली अपने भतीजे से भी मिल ले। कंगना को वेदी को गोद में लेने से डर लग रहा था, तो अमर ने उसे सोफे पर बैठा और नमन को कहा कि उसके गोद में दे। नमन और कंगना मिलकर वेदी से खेलने लगे। इतनी परेशानी होते हुए भी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि 2 दिन बाद अर्पिता और सबिता जी काशीराम जी के घर में रहेंगी। निकिता का जॉब था
तो वो यहीं अमर के यहाँ रहेगी नमन के साथ, और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक वेद और राम जी घर पर ही रहेंगे जमानत पर। लेकिन इन सब के बीच अर्पिता मन ही मन कुछ ठान चुकी थी। इस मुश्किल समय में हर कोई एक दूसरे को हिम्मत बांध रहे थे और एक दूसरे को फिक्र ना करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन मन ही मन भगवान से दुआ कर रहे थे कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सब जानते थे वो गलत नहीं है, लेकिन उनके पास खुद को सही साबित करने का सबूत नहीं था। एक ही दिन में ये न्यूज़ आग की तरह सब जगह फैल गई थी और कंपनी के देनदारों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे। सिर्फ एक रास्ता था सब ठीक होने का, यही कि सच सामने आ जाए। वहीं रमन सूर्या अपने घर के स्टडी रूम में बैठा हुआ न्यूज़ देख रहा था। उसके पापा भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में ड्रिंक था। एक तरफ उसका भाई सर झुकाकर खड़ा था। केशव सूर्या, ये हुई ना बात, अब आया मज़ा। कैसे एक ही चाल में पूरा लुट गया वो राम, अब आएगा मज़ा। लेकिन ये नालायक यूवी, इसे तो अच्छा बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है। अब अगर अपनी आदत नहीं सुधारी ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। रमन, उसकी ज़रूरत नहीं है पापा, मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है। कल ये बेंगलोर जा रहा है, मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया है, वहीं रह कर ये काम करेगा। युवराज, लेकिन भाई ये गलत है, माँ को भी देखना है और मैं नहीं चाहता वहाँ जाना। रमन, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। वो तो तुम मेरे भाई को हो इसलिए छोड़ दिया, वरना जो मेरे खिलाफ गया समझो वो बर्बाद हुआ। और तुम्हारी माँ शायद हमारी भी कुछ लगती हैं, तो उसकी फ़िक्र तुम छोड़ दो। केशव, छोड़ना, ये और इसकी माँ एक जैसे ही हैं दोनों, पता नहीं कब अकलाएगी इसे। रमन, दोनों की अक्ल ठिकाने लगाना मुझे अच्छे से आता है पापा। और यूवी, तुम जाओ अपना सामान पैक करने, तुम्हें छोड़ने मैं आ जाऊँगा। युवराज, भाई आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़। आपने जो उनके साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन फिर भी युवराज की बातें पूरी नहीं हो पाई थी कि उसके गाल में रमन ने एक थप्पड़ जड़ दिया था। उसके होंठ के पास से खून निकलने लगे थे। रमन, शुक्र मनाओ, जो काम तुमने किया उसके लिए मैं कुछ नहीं किया। मेरे महीनों की मेहनत को तुमने एक झटके में ख़त्म कर दिया। युवराज, किसी को अलग करना, किसी को तकलीफ़ देना आपका मेहनत था भाई, उसे मेहनत कहते हैं। केशव, शांत रहो दोनों, उसके लिए आपस में लड़ रहे हो। यूवी, तुम रमन जो कह रहा है वो करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी माँ की फ़िक्र मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूँ, शायद वो मेरी भी कुछ लगती है। वहाँ उनके बीच आते और बहस हो रही थी। आखिर में यूवी को बेंगलोर जाने के लिए मानना ही पड़े। रात का वक्त 8 बजे। अर्पिता और निकिता दोनों किचन में मिलकर खाना बना रही थी। निकिता कब से अर्पिता से बात करना चाह रही थी, लेकिन कैसे करे समझ नहीं आ रहा था, तो अर्पिता खुद ही उसके पास चली गई। अर्पिता, कुछ कहना चाहती हो? कह सकती हो। निकिता, हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, उसका अंजाम भी बुरा होगा, लेकिन अब अगर चुप रही तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। निकिता ने एक ही सांस में सब बात अर्पिता को बता दी और अर्पिता के बोलने का इंतज़ार करने लगी। अर्पिता को निकिता पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो समझ रही थी कि उनकी भी मजबूरी है, तभी उसने किया। उसने निकिता को बहुत बताया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। सब लोगों ने शांति से खाना खाया, फिर अपने अपने कमरे में चले गए, जहाँ हंसी ठहाकों से पूरा घर गूंज उठता था। वहाँ अब शांति थी। अमर और वेद बाहर गार्डन में चले गए बात करने। कंगना वेदी से खेल रही थी और नमन और निकिता अपने कमरे में थे। नमन उससे ये सब के बारे में बात कर रहा था। अर्पिता अपने घर वालों के साथ बैठी हुई बात कर रही थी। सबिता जी के साथ बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे। निकिता और अर्पिता दोनों के दिमाग में इस वक्त एक ही बात चल रही थी। वहीं युवराज अपना सामान पैक करके अपनी माँ के पास बैठा हुआ उन्हें सब बता रहा था और ख्याल रखने को कह रहा था। उसकी माँ भी उसे समझा रही थी। 2 दिन बाद एक कॉफ़ी हाउस। शाम का वक्त था। अर्पिता उस कॉफ़ी हाउस पर बैठे किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपने फ़ोन पर समय देखती और सामने दरवाजे की तरफ। उसका इंतज़ार तब ख़त्म हुआ था जब सामने से रमन सूर्या मुस्कुराता हुआ वहाँ आया और ठीक उसके सामने बैठ गया। उसने वेटर को 2 ब्लैक कॉफ़ी लाने का ऑर्डर किया। रमन, वैसे सॉरी, एक दिन इंतज़ार करवाने के लिए कुछ काम से बाहर गया था। अर्पिता, प्लीज़, जो तुम्हारा सच नहीं जानता उससे नाटक किया करो, मुझसे नहीं। रमन, तुम ना बहुत तीखी हो, कभी कभी प्यार से भी बात कर लिया करो।
अर्पिता तुम छोड़ो, अब बताओ आखिर चाहते क्या हो तुम? रमन, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। जानती हो तुमको मैंने आसानी से जाने दिया क्यों? इसी दिन के लिए। तुमको क्या लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? ये सब मैंने जानकर किया था ताकि सब देख सके मुझसे उलझने वालों का क्या हाल होता है। और फिर जब एक तीर से दो काम होगा तो किसे मचा नहीं आएगा। अर्पिता, तुम जैसा इंसान कर भी क्या सकता है चाल चलने के अलावा? तुम जो चाहते हो मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मेरी पूरी फैमिली मुझे पहले जैसी ही चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने ही किया है ये सब। रमन तिरछी मुस्कुराहट देते हुए, जानते तो सब हैं, बातें भी बहुत होती हैं। सोचो अगर उन्हें सच पता चलेगा, ये पता चलेगा कि तुम मेरे साथ इतने महीने, और फिर बच्चा क्या सोचेंगे? सबको यही लगेगा कि अर्पिता कि वो मेरे और वेद का बच्चा है। तुम जैसे घटिया इंसान घटिया ही सोचेगा ना। रमन, जस्ट सेट अप। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे परिवार वालों का और नुकसान हो? अरे पहले से सब खत्म हो गया, जान लोगी क्या उनकी? उनसे जान शब्द पर जोर देते हुए कहा। अर्पिता देखो, मैं कह रही हूँ मेरे परिवार वाले से दूर रहो। बदले में जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। रमन, पहले भी तो वार्न किया था लेकिन तुमको लगा था तुम जीत जाओगी। मुझसे ये तुम्हारी गलती थी और नतीजा सामने है। तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, बदले में तुम्हारे सो कॉल्ड परिवार वालों की आज़ादी मिलेगी। अर्पिता, मैं तैयार हूँ, बस तुम ज़िंदगी में दोबारा उन्हें कभी कुछ नहीं करोगी। रमन, मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। अर्पिता, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। रमन मुस्कुराते उसे सब बता रहा होता है। कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। जाते जाते उसने अर्पिता का फ़ोन पटक दिया, ये बोलकर कि ऐसी घटिया प्लान बनाने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल अर्पिता ने उसमें सब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसे पता नहीं था रमन इतना कुछ सोच सकता है। वाह, इतना तो जान गई थी। रमन जल्दी फंसने वालों में से नहीं था, लेकिन उसने भी उसका पक्का इंतजाम कर लिया था उसी के हिसाब से जवाब देने के लिए। रमन ने कहा कि वह उन्हें सब वापस दे देगा अर्पिता के अलावा। बदले में अर्पिता को पूरी ज़िंदगी रमन के साथ गुजारनी होगी, शादी करनी होगी, और वेद और उसकी बेटी ना ही उसके परिवार वाले से कोई बात करेगी ना ही मिलेगी। हाँ, अपने परिवार वाले से मिल सकती है, वो भी रमन खुद लेकर जाएगा, और वजह पूछने पर वह सबको बताएगी कि वह रमन से प्यार करती है। अर्पिता ने गुस्से का घूंट पीते हुए हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। अभी रात के 9 बजे के करीब घर पहुंची। उसने झूठ बोल दिया कि वह मंदिर गई थी और वहां समय का पता नहीं चला, इस वजह से वह लेट आई। सबने कुछ नहीं कहा। वेद लोगों को मुश्किल से 10 दिन की जमानत मिली थी, जिसमें से 6 दिन तो यूं ही गुजर गए थे। सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे कहां से सबूत मिले तो वो बेगुनाह साबित हो, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगी थी। अर्पिता अपने कमरे के बालकनी में खड़ी आज के बारे में सोच रही थी। पीछे से आकर वेद ने उसे गले लगा लिया। वेद, ज़्यादा मत सोचे अर्पिता, जो होना था हो गया। तुम पास हो, बेबी पास है, दोनों सेफ हो, और क्या चाहिए? ये सब दोबारा हासिल हो जाएगा। अर्पिता, मुझे बुरा लग रहा है वेद, ये सब मेरी वजह से हुआ। ना रमन को मुझसे प्यार होता, ना वो मुझे पाने के लिए ये सब करता, ना ही ऐसा कुछ होता। वेद ने उसको होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, बस अब शांत, खुद को दोष देना बंद करो। अब उसने जो किया उसमें तुम्हारी क्या गलती? कुछ नहीं ना, तो फिर ये सब गया वापस आ जाएगा। और वैसे भी माँ कहती हैं सच एक दिन सबके सामने आ जाता है, और देखना वो दिन भी आ जाएगा। अर्पिता, वेद तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? पापा जी ने, उनके पूर्वजों ने कब से ये काम शुरू किया है, कितना नाम कमाया है, सब एक झटके में उस रमन ने तोड़ दिया है, और इसकी वजह मैं ही हूँ। वेद ने उसे कुछ नहीं कहा, उसका हाथ पकड़ा और लाकर सबके सामने नीचे खड़ा कर दिया और सबको बताया कि अर्पिता क्या कह रही है। सब लोगों ने वेद की बात का समर्थन किया और ये सब सोचने के लिए मना किया। अर्पिता तो ऐसी फैमिली पाकर धन्य हो गई थी, वरना कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग जो इतना प्यार विश्वास जताएं। आए दिन कुछ ना कुछ किस्से सुनने को मिल जाते हैं। सबकी बातों को सुनकर उसे थोड़ा राहत मिला, और कंगना ने उसके गोद में वेदी को दे दिया और अर्पिता को लेकर कमरे में चली गई दूध पिलाने, और वेद बाहर चला गया। वो जो सब हुआ वो सोच रहा था। उसने युवराज को फ़ोन किया तो बताया कि वह अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो यहाँ नहीं है। उसके लिए माफ़ी मांगा। वेद ने उसे ख्याल रखने का बोलकर फ़ोन रख दिया।
उसे भी बुरा लग रहा था। सालों का नाम एक दिन में ही नीलाम हो गया था। सब एक झटके में ख़त्म होने की कगार पर था। जो लोग उनसे मिलने को तरसते थे अब वही कतराने लगे थे। किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाँ नहीं की थी। अमर भी जितना हो पा रहा था उतना कर रहा था। रमन सूर्या ने अपने वादे के मुताबिक उनको उन सब से आज़ाद किया और अपने आदमियों को पैसे देकर वहाँ का काम अपने नाम करने को कह दिया। बहाना जलन और दुश्मनी का दिया गया। बाकी 2 दिन के अंदर ही उन्हें सब चीज़ों से राहत मिली थी। उनका खोया हुआ नाम सम्मान वापस आ गया था। आधा ही सही वही काफ़ी था। रमन के इस कदम से हर कोई हैरान था। निकिता और अर्पिता के अलावा वो दोनों तो इस वक्त कुछ और ही सोच रहे थे। वादे के मुताबिक रमन सूर्या ने अपना काम कर दिया था। अब अर्पिता की बारी थी और उसके लिए रमन ने एक बड़ी सी पार्टी रखी थी और सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया, पुलिस आदि लोगों को बुलाया था और पार्टी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। वहीं वेद इस बात से और ज़्यादा परेशान हो गया था। रमन का अचानक बदलाव आना उसे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह हो सकती है। कहीं अर्पिता ने तो कुछ नहीं कहा या कोई और चाल थोड़ी है। सब इस फैसले से हैरान परेशान थे। अचानक ये सब होना उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर अब आगे देखा जाएगा बोलकर वो भी अपना काम कर रहे थे। सब अब वापस अपने पुराने वाले घर में जाने वाले थे। उससे पहले वो सब रमन सूर्या की पार्टी में जाने वाले थे, जिसके लिए अर्पिता ने जीत करके सबको रेडी करवाया था। शाम का समय पार्टी वाली जगह अर्पिता ने अपने कहने पर सबको पार्टी में जाने के लिए तैयार किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पिता करने क्या वाली है जो इतना फोर्स कर रही है। सभी ने 1-2 बार पूछ भी लिया लेकिन उसने कोई ना कोई बहाना बना दिया और वहीं जवाब देने को कहा। वेद को अब लग रहा था कि कहीं अर्पिता कुछ करने वाली तो नहीं है ना। आखिर में सब तैयार होकर पहुंच गए। नमन उसके सामने आकर उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और उनके साथ जो कुछ भी है उसके लिए अपनी राय व्यक्त। फिर आंखों में अर्पिता को कुछ इशारा किया और अर्पिता ने पलकें झपकाकर हाँ कह दी। वेद का पूरा परिवार एक तरफ बैठ गया था। सब उन दोनों से बात कर रहे थे और अपना संवेदना व्यक्त कर रहे थे। लोग बस हाँ में हाँ सिर हिला रहे थे क्योंकि सब इनकी हसलियत सामने आ गई थी। इस वजह से उन्होंने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। रमन सूर्या ने मुस्कुराते हुए माइक संभाला और उसने कहना शुरू किया, आप सब यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। आज ये पार्टी मैंने अपने जीत की खुशी में दी है, मेरे प्यार की जीत की, और आप सब उसमें शामिल हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। उनमें से किसी ने कहा, लेकिन आपका प्यार नज़र नहीं आ रहा है कहीं। रमन सूर्या आएगा, ज़रूर आएगा, आप थोड़ा इंतज़ार करिए। वहाँ सब लाइट ऑफ हो गई और वहाँ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। उसके ऊपर ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा था आज के पार्टी का। वहाँ एक लाइट जलती है और अर्पिता सबकी तरफ पीट करके सामने आती है। रमन मुस्कुराता हुआ सामने देखता है जहाँ वेद की फैमिली वाले हैरानी से देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। अर्पिता वहाँ क्यों गई, कैसे गई। वेद उसके पास जाने को करता है लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसको आते देख रमन ने अर्पिता को सबके सामने कर दिया। उसको देखकर सब हैरान थे और अपने में ही अलग अलग बातें बनाने लगे। रमन ने उन्हें शांत कराया और अर्पिता को कहने के लिए माइक दे दिया। इधर वेद जल्दी से स्टेज के पास था तो निकिता ने उसे रोक लिया तो वेद उसे घूर कर देखने लगा। निकिता ने कहा, आप सामने देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अर्पिता ने कहा, मुझे क्या कहना था, मेरी लाइन मुझे याद नहीं। हाँ, इतना कहने को कहा था कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो अपने पति देव से प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। अर्पिता आगे कुछ कहती उससे पहले ही रमन उससे माइक छीनने की कोशिश करता है तो अर्पिता वहाँ से हटकर आगे आती है और कहती, हाँ याद आया, इन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा था लेकिन पूरी बातें मुझे याद नहीं है, आप खुद देख लीजिए। ऐसा कहकर वह निकिता को कुछ इशारा करती है। निकिता एक बटन दबा देती है और वहाँ अर्पिता और रमन के मुलाकात की वीडियो चलने लगती है जिसमें रमन अपने सारे जुल्म प्लान बता रहा होता है और अर्पिता को क्या करना है ये सब बता रहा होता है। पूरे मीडिया वाले इसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। रमन के पापा इसे बंद करवाने के लिए अपने आदमियों को कहते हैं लेकिन वहाँ पहले से ही रमन वेद का भाई
नमन वेद का भाई रहता है और वो उसे बातों ही बातों में उलझा देते हैं, जिससे सब लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। रमन गुस्से में शांत खड़ा था। अर्पिता उसके पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, तुम हम दोनों से कभी नहीं जीत सकते, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अब की बात याद रखना, हर कोई कमज़ोर नहीं होता, ना हर कोई मजबूर होता है। अर्पिता वहाँ से नीचे आ जाती है और वेद उसे गले लगा लेता है। तो अर्पिता कहती है, वेद सब देख रहे हैं। तो वेद कहता है, देखने दो। रमन को तुरंत पुलिस पकड़ ले जाती है। सब पार्टी से धीरे धीरे निकल जाते हैं और केशव सूर्या वहीं बैठ जाता है और अपने मैनेजर को वकील से बात करने को कहता है। वेद के घर में सब अर्पिता को घेर कर बैठे थे और घर सवालों की झड़ी लगी हुई थी। आफ्टर 1 मंथ रमन को 2 साल की सज़ा मिली थी। उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया था। अब उसके पापा अकेले थे। युवराज आया, उसे भी अपने भाई के लिए बुरा लगा, लेकिन गलती की सज़ा तो मिलनी ही थी। अब युवराज ही सारे काम संभालने लगा था। उनको नुकसान तो हुआ था, पर युवराज की वजह से वेद ने उसे सपोर्ट करना शुरू किया। सब निकिता और अर्पिता के काम के को सराह दे रहे थे। कंगना वापस लौट आई थी। नमन को भी निकिता के बारे में सब पता चल गया था और उसके हालात को देखते हुए उसने निकिता को अर्पिता के कहने पर माफ़ कर दिया। एक दिन पहले कि अर्पिता ने नमन को सब बता दिया था, नमन भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया था। निकिता ने अर्पिता और रमन सूर्या की बातों को वहीं कॉफ़ी हाउस में रिकॉर्ड कर लिया था। वो वहीं एक किनारे छुपकर बैठी हुई थी, उसका ध्यान कहीं ना भटके कहकर अर्पिता ने खुद के फ़ोन रिकॉर्ड करने का नाटक किया था। फिर जब सब ठीक हो जाएगा, उसने सबके सामने उसकी सच्चाई सामने लाने का प्लान बनाया और इसमें नमन का साथ लिया। अब उसके घर में सब खुशी खुशी से थे। काशीराम जी कल को लौट गए थे, उनका भी अब काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब जब सब ठीक हो गया तो सब माता रानी के दर्शन करने जाने वाले थे वैष्णो देवी के, जिसके लिए अमर ने कहकर सबके लिए 2 महीने की बात की टिकट करवा दी थी। वहीं रमन सूर्या ने जब उसके पापा मिलने गए तो रमन सूर्या ने अपने पापा को कहा कि अर्पिता को मरवा दी जान से। जब वो उसकी नहीं हुई तो उसकी वजह से वो वहाँ जीकर क्या करेगी। और उसके पापा ने कहा हाँ, और किसी इंसान से बात करके अर्पिता के एक्सीडेंट करने को कहा, वो भी बुरी तरीके से, जिससे वो मर जाए। अब उस आदमी ने अर्पिता पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। वह एक मौके की तलाश में था और वो मौका जल्दी मिल गया। किसी काम से अर्पिता बाहर गई थी तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो बाहर टैक्सी का वेट करने लगी, क्योंकि उस दिन वेद और अमर का मीटिंग तो बात नहीं हो पाया। और उसी वक्त एक ट्रक ने आकर उसे बहुत ज़ोर से टक्कर मार दी और वहाँ से भाग गया। लोगों को भीड़ वहीं लग गई थी। अर्पिता को काफ़ी गहरी चोट आई थी। वहाँ पूरा खून ही खून हो गया था। किसी ने उसके फ़ोन से शुरू नंबर पर फ़ोन किया। उस वक्त थोड़ा ब्रेक था तो कॉल अमर ने उठाया और एक्सीडेंट की बात सुनकर तुरंत वेद को बताया और दोनों वहाँ से उसके बताए जगह पर गए। तब तक किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था और वो वहाँ से अर्पिता को हॉस्पिटल लेकर जा ही रहे थे। वेद लोगों भी उसके पीछे चले गए। उन्होंने फ़ोन करके सबको बताया और हॉस्पिटल आने को कहा। जल्दी से अर्पिता को एडमिट किया गया और वेद ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा था। अमर डॉक्टर के कहने पर मेडिकल से दवाई लेने गया था। कुछ ही देर में सब लोग आ गए थे और वेद से पूछने लगे। वेद क्या बताता, उससे ही कुछ नहीं पता था। उसने बताया कि किसी ने फ़ोन किया था, अर्पिता का एक्सीडेंट हो गया बोलकर। फिर हम लोग यहाँ आ गए। अमर ने वहाँ से निकलकर एक्सीडेंट वाले जगह पर गया ताकि कुछ पता चल सके और साथ ही पुलिस स्टेशन गया FIR लिखवाने। काशीराम जी लोग भी निकल गए थे। सब ओटी के लाइन बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे। सब काफ़ी परेशान थे। निकिता ने वेदी को अपने गोद में बैठाया हुआ था और वो सबसे अनजान अपने खेलने में मग्न थी। 6 महीने बाद वेद का घर 7 बजे। अर्पिता बेड पर तकिए के सहारे बैठी हुई थी और वेदी को प्यार से थपकी देकर सुला रही थी। निकिता अपने साथ चाय और बेड लेकर वहां आई और उसके सामने ही बैठ गई। अर्पिता, कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें, ज़्यादा मत काम किया करो, डॉक्टर ने भी सावधानी बरतने को कहा है। निकिता, ओके बाबा ओके, पहले अपना काम ख़त्म करो, कल से पक्का ज़्यादा काम नहीं करूँगी। पीछे से अंदर आते हुए नमन ने, और भाभी आप देखना कल से फिर से भूल जाएगी आपकी देवरानी। उसकी बात पर नमन और अर्पिता दोनों हंस दिए तो निकिता ने मुंह बना लिया। निकिता, तुम अकेले आए, वेद भाई नहीं आए। नमन, वो थोड़ा लेट आएंगे,
अमर भैया के साथ। अर्पिता, हाँ, और माँ पापा लोग कब तक आ रहे हैं कुछ पता चला? नमन शायद पहले अगले महीने तक खूब घूम रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। निकिता, अब जाकर तो मौका मिला है उनको, उसमें भी उनको यहाँ की चिंता लगी रहती है। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने नमन के साथ निकिता को भेज दिया और खाने के समय आने को कहा। अब निकिता भी माँ बनने वाली थी तो उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी था। और फिर जो राम जी, सबिता जी और काशी राम जी का दर्शन बचा हुआ था वो अब जाकर पूरा हुआ था। 10 दिन पहले वो लोग उन सबकी जिद पर जाने के लिए तैयार हुए। मोनू और रानू को भी उन्होंने बुलाया पर वहाँ भी काफ़ी नुकसान होता तो इस वजह से वो नहीं आए। कंगना का भी पढ़ाई पूरा हो गया था। अगले 10 दिन के अंदर वो भी आने वाली थी और वो भी अब कंपनी ज्वाइन करने वाली थी। नमन अपने हॉस्पिटल के काम में भी अब काफ़ी अच्छा हो गया था और बहुत जल्दी उनका जो आधा काम शुरू हुआ था वो पूरा होने वाला था। अर्पिता बैठे बैठे पिछले यादों में चली गई थी। उस दिन अर्पिता का एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी तरीके से हुआ था। जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा तो लिया था, पर कमर की हड्डी खिसक जाने और फ्रैक्चर होने से उसे 10 महीने की बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। उसके सारे काम वेद खुद करता था और निकिता भी उसकी काफ़ी मदद कर देती थी। उसकी सासू माँ दिन भर उसके आगे पीछे रहती, वेद को भी सब मिलकर संभाल रहे थे। वेद ने पता किया कि एक्सीडेंट किसने किया तो पता ही नहीं चल पाया। उसे रमन सूर्या के ऊपर शक जरूर था पर वो जेल में था और जिसने एक्सीडेंट किया था वो फरार था तो पता नहीं चल पाया। उधर जब रमन सूर्या को इस बात की खबर पड़ी तो वो तो आग बबूला हो गया था और गुस्से में अपने पापा की कॉलर को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। तब से केशव सूर्या भी बहुत कम ही उससे मिलने जाते थे। युवराज भी जाता था पर रमन उससे कोई बात भी नहीं करता था। युवराज अपनी मम्मी को उसके बारे में बताता रहता था। अर्पिता को 1 महीने बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिला था। वे रात उसके साथ ही बिताता था। हालांकि वेद को लेकर थोड़ी परेशानी हुई थी लेकिन वो अभी छोटी थी और माँ की उसे ज़रूरत थी, पर सविता जी ने अच्छे से संभाला था। उसके साथ रहते रहते निकिता भी सब काम सीख गई थी। कुछ महीने बाद उसने भी गुड न्यूज़ सुनाया और घर में एक बार फिर से खुशी आ गई और निकिता के गाल लाल हो उठे थे। सब जब मिलकर उसे छेड़ रहे थे और वेद तो अर्पिता को खूब सताता था। मजाक में उसे अर्पिता को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। अर्पिता चिढ़ उठती थी। अर्पिता के पूरे काम वेद खुद करता था। उसके ऑफिस जाने के बाद निकिता, क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया था, अर्पिता की भी देखभाल जरूरी थी, उसने अपने काम को छोड़ दिया था। निकिता ने अपनी गलती सबके सामने रखी, उसके लिए माफ़ी भी मांगी और सबने उसे माफ़ भी कर दिया क्योंकि निकिता को ये सब रमन ने ब्लैकमेल करके जो करवाया था। वेदी भी अब 10 महीने की हो गई थी और बदमाशी भी करने लगी थी। कभी कभी उसे संभालना दोनों के लिए मुश्किल हो जाता तो सविता जी ने 1 मेड रख लिया था ताकि उनको थोड़ा आराम मिल सके। वो अपनी यादों में इस कदर खोई थी कि उसे वेद के आने का पता ही नहीं चला। वेद ने उसके कान के पास जोर से आवाज़ निकाला तो अर्पिता हड़बड़ा गई थी। अर्पिता, तुम ना किसी दिन पिटोगे मुझसे, अब डर से गिरने वाली थी मैं। वेद, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, तो किस बात की फिक्र। अर्पिता, अच्छा जी, ठीक होने दो, फिर चुन चुन कर बदला लूँगी। तुमसे हिसाब रखना, सबका हिसाब रखा हुआ है। वेद, हाँ, तो मैं तो कब से इंतज़ार में हूँ, कब करोगी? वैसे उसमें मेरी किसका जिक्र है या नहीं, वो भी वापस करोगी ना? अर्पिता, वो तो माइनस है। वेद बेबी, जितना तुमने परेशान किया ना उतना मैं वो कट हो गया। वेद, ऐसे तो चीटिंग है, मैं नहीं खेलूँगा ऐसा खेल। बाहर खड़े बाकी लोग उनकी बातों से हंसने लगे थे तो अर्पिता शर्मा गई और वेद के भी गाल लाल हो गए थे। अमर शर्माते हुए, तो एकदम हीरोइन लगता है भाई। वेद, हट बे, तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। नमन, शायद अब अमर भैया को भी शादी करने की ज़रूरत है। अर्पिता, कुछ समय इंतज़ार करें तो फेरे भी पड़वा ही देंगे। क्यों अमर बाबू? अमर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मुझे आप लोगों के बच्चों को खिलाना है और फिर बेदी के लिए भाई तो होना चाहिए ना। उसकी बातें सुनकर वेद ने कहा, तो जल्दी शादी कर ले और ले आए एक भाई इसके लिए। सब वहीं बैठकर ही हंसी मजाक करते हुए खाना खाए और फिर सोने चले गए। वेद की बाहों में अर्पिता सोई हुई थी लेकिन वेद जाग रहा था।
वह बीते सालों में उसकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव है उसे याद कर रहा था। कितना मुश्किल वक्त था, फिर भी उसके साथ वो अपनों के साथ कैसे कट गया पता ही नहीं चला। वो खुश था कि अब सब ठीक है, बस अर्पिता के ठीक होने की देरी है, फिर सब अच्छा होगा। उसने रमन पर नज़र रखवाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक्सीडेंट के समय अर्पिता की हालत देखकर तो लग रहा था कि इस बार वह कहीं उसे हमेशा के लिए ना खो दे। 2 घंटे अकेले रोता रहा था, ना जाने क्या क्या नहीं कहा था उसने भगवान से। अर्पिता ने करवट बदलनी चाहिए कि उसकी आंख खुल गई। उसने वेद को जागते हुए देखा तो पूछा कि इतनी रात हो गए, सोए नहीं? वेद कुछ पुरानी बातें याद कर रहा था। कितना कुछ हुआ है बीते कुछ सालों में। अर्पिता, हाँ वो तो है, लेकिन वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, उसके बिना तो कुछ पता ही नहीं चलता। वेद, मैं सोच रहा था कि अपने हनीमून पर नहीं गए हैं, सोच रहा था तुम्हारे ठीक होने के बाद चलते हैं। अर्पिता, मिस्टर वेद, आप एक बच्ची के बाप हैं और वो अभी बहुत छोटी है। वेद, मैं तो जुवान हूँ ना, और वेदी को भी हम अपने साथ ले जाएंगे, उसमें क्या है। अर्पिता, आधी रात को आपको यही सब बात सोच रही थी? वेद, नहीं, असल में मैं हमारे साथ अब तक जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। अगर युवराज मदद नहीं करता, उसे कुछ नहीं पता चलता तो नहीं मिल पाता भी तुमसे या नहीं। उसके बाद कितना बड़ा रिस्क लिया तुमने। अर्पिता, मिस्टर, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली और उसके आसानी से जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती, मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। वेद, हाँ, झांसी की रानी हो ना तुम। वैसे अब सब ठीक हो गया है, और क्या चाहिए? अर्पिता, बहुत कुछ चाहिए अभी तो। वेद, सब मिलेगा, आगे आगे देखते जाओ। अर्पिता ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा तो वेद ने उसे उसके माथे पर किस कर दिया, तो अर्पिता ने भी उसका चेहरा अपनी तरफ बढ़ाकर उसके माथे पर, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों एक दूसरे की बाहों में आने वाले समय के बारे में बात कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।